जूलियस सीजर वो व्यक्ति है जो जब सत्ता में आया तो वो एक बेसिकली जनरल था, सेनापति था। सेना के आधार पर वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसी क्रम में वो इजिप्ट में गया, इसी क्रम में वो एशिया माइनर में गया, इसी क्रम में वो यूरोप की तरफ गया। और उस साम्राज्य स्थापना के क्रम में हम देखते हैं कि जो इजिप्ट वाला पार्ट था, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा की थी, क्लियोपेट्रा की कहानी। क्लियोपेट्रा कौन थी? क्लियोपेट्रा बेसिकली एक इजिप्शियन रानी थी। है तो वो इजिप्शियन रानी, लेकिन इन लोगों का मूल जो संबंध था, मूल पितामह लोग जो इनके थे, ये ग्रीको रोमन कल्चर से रिलेटेड थे। और इस कारण से इनके पास ग्रीक रोमन संस्कृति इनमें भी विद्यमान थी। इनके यहां एक बड़ी अजीब परंपरा थी कि भाई बहन का आपस में विवाह होगा। भाई बहन का आपस में विवाह होगा, सगे भाई बहन का। इस्लाम में परंपरा है भाई बहन का विवाह होगा, लेकिन सगे का नहीं। खाला की बेटी से हो सकता है, चाचा के बेटे से हो सकता है, लेकिन सगे भाई बहन के बीच में नहीं है। इनके यहां सगे भाई बहन के बीच शादी होगी। हां, एक नियम और है साथ में, कोई जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे हों। वो एक प्रतीकात्मक मैरिज होती है। प्रतीकात्मक मैरिज होती है। आपकी जो हेयर्स हैं, यानी कि जो आपके उत्तराधिकारी हैं, वो किसी और से हो सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली ये बात हमारे पास पुराने टाइम से, आज तो हम लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, अगर भाई बहन के बीच में विवाह होता है, उनकी संतान होती है, तो वो जीवित नहीं रहेगी। उसके जीवित रहने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि उसके डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह परंपरा इनके यहां मिलती है। अब ये क्लियोपेट्रा से सीजर का एफिलिएशन होता है, इनके साथ अफेयर होता है, और एक बहुत लंबी कहानी है जिसकी चर्चा करने की यहां पे आवश्यकता नहीं है। एक जूलियस सीजर ने बड़ा फेमस नाटक लिखा है जिसको हम कहते हैं जूलियस सीजर। जूलियस सीजर नाम का ही नाटक है। उस जूलियस सीजर नाम के नाटक में एक बड़ी चर्चा आती है कि वो पूरा, क्योंकि वो नाटक है और शेक्सपियर ने अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पर, साहित्यिक प्रतिभा के आधार पर उस नाटक को लिखा है। वो इतिहास नहीं है, वो इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास की घटनाओं को लेता है। इसलिए दो व्यक्ति खास करके आते हैं। एक का नाम ब्रूटस है। ब्रूटस जूलियस सीजर का साथी था। तो जब इसकी हत्या हुई, जूलियस सीजर की हत्या हुई, तो जूलियस सीजर की हत्या करने में ब्रूटस जो है पीछे से छुरा मारता है, पीछे से चाकू मारता है। तो जूलियस सीजर पीछे मुड़ कर देता है कि ब्रूटस यू टू, यानी तुम भी षड्यंत्र में शामिल हो, और ये केस पूरा खत्म हो जाता है। इस तरह से जूलियस सीजर की एक लंबी कहानी है। अब यहां पर ये जो जूलियस सीजर है, अब हमको जिस बिंदु पर आना है, और हाँ, आज हमको अभी प्रश्नों पर भी बात करनी है। ये जो जूलियस सीजर है, इसने एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम था ऑक्टेवियन। इस बच्चे का नाम है ऑक्टेवियन। यही बच्चा बाद में ऑगस्टस बना। ऑगस्टस, ग्रेट ऑगस्टस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वही व्यक्ति है जिसके एक मंदिर का अवशेष भारत में केरल में मुजरिस नाम के स्थान से प्राप्त हो चुका है। यह वही व्यक्ति है जिसने व्यापार वाणिज्य को इतना फैलाया कि भारत की सामग्री इतनी ज्यादा रोमन साम्राज्य में जाने लगी कि भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भारत के पक्ष में रहा। इतनी समृद्धि आई क्योंकि इनके यहां भारी डिमांड हुआ करती थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके संग्रंथों में लिखा है। प्लिनी नाम का एक लेखक है, नेचुरल हिस्टोरिका और भी उसके ग्रंथ हैं, उनमें वो चर्चा करता है कि रोमन लोगों को क्या हो गया है, भारत का इतना सामान खरीदते हैं। एक बात वो अजीब सी लिखता है कि इन भारत के लोगों के सामान के कारण से, इनकी विलासिता की सामग्री के कारण से, इनके कपड़ों के कारण से रोमन की नैतिकता संकट में पड़ गई है। इसका मतलब आप ठीक देखिए, उल्टी बात हो रही है। आज हम बोलते हैं कि वेस्टर्न कपड़े, और यहां 2000 साल पहले की बात मैं पीछे ले जा रहा हूं, वहां वो भारत के लिए कह रहे हैं, उन्हीं के लोग कह रहे हैं, रिकॉर्डेड है। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डेड बात कह रहे हैं। कहता है कि खतरे में है। इसका मतलब संस्कृति, इससे हम भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, इसकी विराटता को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये जूलियस सीजर है। जूलियस सीजर की जब हत्या हो गई तो 3 जनरल और सामने आते हैं। मार्क एंटनी, मार्क एंटनी इनका बेसिकली बहनोई है।
ऑक्टेवियन का, इनकी यानी कि बेटी का हस्बैंड हो गया, बहनोई है। ये दो जीजा साले की कहानी है, जीजा साला। एक जनरल ये, एक जनरल ये, एक लेपिडस। इन दोनों तीनों जनरल के बीच में ये एक दूसरा ट्राइब्रेट बनता है। 3 सेनापतियों का काल, दूसरे 3 सेनापतियों का काल। और इस ऑक्टेवियन ने धीरे धीरे इन्होंने, जिन्होंने जूलियस सीजर को मारा था, सबसे पहले तो उन्होंने उनको निपटा दिया। उसके बाद यह हुआ कि अचानक इस सत्ता के संघर्ष में ये जो लेपिडस है ये हट गया, क्योंकि तो जीजा साले की कहानी थी। तो इसको लगा कि मेरा नंबर तो शायद अब वैसे भी नहीं आएगा, कारण जो भी रहा हो, व्हाटएवर, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इन दोनों के बीच में फिर एक समझौता हुआ, दोनों जीजा साला के बीच में। इन्होंने बोला कि ठीक है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर हमारा, ऑक्टेवियन बोलता है यानी ऑगस्टस, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर तुम्हारा इंक्लूडिंग इजिप्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो मार्क एंटनी है इसका बहनोई है और इनका दामाद है। ये जब इजिप्शियन एरिया में जाता है तो क्लियोपेट्रा अभी भी थी, इसका क्लियोपेट्रा से रिलेशन हो जाता है और उसको तलाक देना पड़ता है। इसकी बहन को तो तलाक दे दिया, क्लियोपेट्रा से मैरिज कर ली। क्लियोपेट्रा लंबी इसलिए चली क्योंकि जब से उसकी चर्चा आ रही है वो बहुत छोटी थी, तब 16-17 साल की थी, और जब तक वो 40 की थी तब तक वो ये इश्यूज चलते रहे। तो फिर एक युद्ध होता है और उस युद्ध में अंततः ऑक्टेवियन जीतता है। मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों पलायन कर जाते हैं सिकंदरिया की तरफ, अलेक्जेंड्रिया बोलते हैं इसको। अलेक्जेंड्रिया वो जगह है जो इजिप्ट में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बसाई थी, और उस जगह पर जाकर के मार्क एंटनी भी आत्महत्या करता है और बाद में ये क्लियोपेट्रा भी आत्महत्या कर लेती है। अब ये जो ऑक्टेवियन का काल आता है, दिस इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ रोमन एम्पायर। ये रोमन संस्कृति का, रोमन सिविलाइजेशन का ये स्वर्ण युग रहा। और ऑक्टेवियन इस पूरी संस्कृति को, इस पूरी रोमन, यहीं से एक्चुअली साम्राज्य का काल शुरू हुआ। देखिए, 1 बाय 1 समझिए। सबसे पहले गणतंत्र का काल है, फिर प्लेबियन और पेट्रिशियन का काल है। अब ये सारे राजा आ गए, इसने सम्राट की उपाधि धारण की, रोमन सम्राट ऑगस्टस, ऑक्टेवियन ऑगस्टस। अब साम्राज्य, क्योंकि विश्व के इतिहास में ये जो देन है साम्राज्य और सम्राट, ये इन्होंने दिया है। विश्व के इतिहास में नहीं, ज्यादातर कहें कि यूरोप के इतिहास में, यूरोप के इतिहास में ज्यादा बेटर है बोलना, क्योंकि भारत में हमारे यहां चंद्रगुप्त सम्राट मिलता है। भारत में हमारे यहां जब हम ऐत्रेय ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण की बात करते हैं, ऐत्रेय अरण्यक की बात करते हैं, तो वहां पर 4 प्रकार के राजाओं का उल्लेख, 5 प्रकार के राजाओं का उल्लेख आता है। इसलिए सम्राट का कंसेप्ट वहां है। लेकिन यहां पर जब हम यूरोप के इतिहास की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये लोग लेकर आ रहे हैं साम्राज्य की स्थापना। इसलिए राजा का नाम क्या पड़ गया? सम्राट, एम्पायर एंड एम्परर। अब इसने बहुत सारी चीजें डेवलप की। एक्चुअली ये एक इतिहास का सैद्धांतिक आधार है कि जब आपके पास सत्ता का विस्तार होगा तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी। जब प्रॉस्पेरिटी आएगी तो कलात्मक विकास होगा, साहित्यिक विकास होगा। तो इनके काल में कलात्मक विकास भी हुआ, साहित्यिक विकास भी हुआ, भाषाई विकास भी हुआ। एक नाम आता है सिसरो, आप सबने सुना है, लैटिन भाषाएं। जैसे भारत में हम बात करते हैं कि हमारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, खास करके जिनको हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं, उनका तो मूल आधार संस्कृत है। वैसे इनके यहां पर जो लैटिन और ग्रीक है, खास करके ग्रीक जिसका आधार सिसरो ने तैयार किया, ये वहां की वर्नेकुलर लैंग्वेजेस, यानी चाहे वो फ्रेंच है, चाहे इटालियन है, चाहे जर्मन है, चाहे इंग्लिश है, चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की लैंग्वेजेस हैं, इनका जो मूल आधार है वो लैटिन और ग्रीक है। लैटिन को मेनली हम लें तो इसका आधार पूरे गद्य के आधार पर तैयार किया इन्होंने, सिसरो ने। और यहीं पर एक इतिहास लेखन की परंपरा भी आती है। पूरी दुनिया में सबसे पहले ग्रीक ने इतिहास लेखन शुरू किया। इतिहास लेखन ऐसा नहीं था कि भारत में नहीं था। भारत में इतिहास पुराण नाम से इतिहास लेखन मिलता है, लेकिन इन्होंने जिस पैटर्न में इतिहास लिखना शुरू किया, आप सब लोगों ने इस बात को सुना है कि इतिहास का पिता कौन? हेरोडोटस इतिहास का पिता है, और वो ग्रीक था। 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले। इनके यहां जो इतिहासकार हुए, जैसे मैं आपको नाम लिखवाऊं, लिवी,
पॉलिबियस, टैसिटस, और खुद जूलियस सीजर भी एक अच्छा इतिहासकार था। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई राजा खुद हो और वो अच्छा साहित्यकार भी हो, अच्छा इतिहासकार भी हो, लेकिन जूलियस सीजर की 3 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो जो अभी मैंने आपको बताया था, फ्रांस का युद्ध, क्योंकि वो खुद लड़ने गया था इसलिए उसने लिखना शुरू किया। तो किताब का नाम ही है गॉलिक वॉर। गॉल से गॉलिक बना है, गॉल से गॉलिक बना है, तो गॉलिक वॉर किताब का नाम है। एक उसने किताब लिखी है सिविल वॉर, क्योंकि वो सारे सिविल वॉर का, सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, इस सिविल वॉर का वो खुद एक चश्मदीद गवाह है। आप लोगों ने सुना होगा, जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे यहां कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद नाम की किताब लिखी। वॉर भी करता था, लड़ता भी था और किताब भी लिखता था। हम जब बाबर की बात करते हैं तो बाबर अपनी पूरी एक लंबी चौड़ी आत्मकथा लिखता है, बाबरनामा। तो ऐसे इतिहास में हमारे पास प्रमाण हैं जहां राजा लिखने का काम भी करते थे। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आदमी बनता लिवी। इसने एक 145 वॉल्यूम में, 145 भागों में रोम का इतिहास लिखा है। आप इस बात की विशालता समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम किया होगा इसने उस काल में। आज भी हम लोग इसका नाम ले रहे हैं। तो ये इतिहास लिखना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इतिहास चीनियों ने भी लिखा, इतिहास अरबों ने भी लिखा, यानी इस्लाम में तारीख लेखन की परंपरा आई। आप लोगों ने शब्द सुना होगा तारीख हिंद। तो तारीख का मतलब इतिहास। ये इस्लाम की एक बड़ी देन रही कि उन्होंने तारीख लिखने की परंपरा डेवलप की। इसी तरह से इन लोगों ने भी इतिहास लिखने की परंपरा की और करीब करीब इस पूरे काल में हमारे पास 145 से ज्यादा स्कॉलर्स मिलते हैं इस रोमन साम्राज्य में और रोमन सभ्यता के अंतर्गत। आप लोगों ने सबने जैसे नाम सुने, चाहे हम प्लिनी की बात करें, चाहे हम जस्टिन की बात करें, जितने भी जिन्होंने भारत के बारे में भी लिखा है उनका ओरिजिनेशन रोम से है। ये लिखने वाले लोग हमको बताते हैं कि अपने साम्राज्य के बारे में बताते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं और भारत के बारे में भी चर्चा करते हैं। 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, 6 चैप्टर उनकी पूर्वी संस्कृति के बारे में है और इस संस्कृति के बारे में हमको वो डिटेल में बताते हैं, जिससे हमें आज की डेट में यह पता चलता है कि उस काल में भारत के बारे में लोगों की सोच क्या थी। जैसे आज हम अपने मियां मिट्ठू जितने भी बन लें कि नहीं हमारी संस्कृति महान, हमारी संस्कृति महान, यह बिल्कुल एक अलग बिंदु है। हमारी वास्तविक पहचान और मूल्यांकन वो होगा जो अंतरराष्ट्रीय पहचान होगी। तो अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ हमारे बारे में क्या कह रहे हैं यह जानना जरूरी है। इसके लिए हम ये सब पार्ट अब देखते हैं। तो ऑक्टेवियन पर बात आई थी। ऑक्टेवियन की जब डेथ हो गई, ऑक्टेवियन ने बहुत तरह की और भी चीजें डेवलप की। उसने आर्किटेक्चर डेवलप किया, उसने टेम्पल कंस्ट्रक्शन डेवलप किए। वहां पे मैं इसके भी आर्किटेक्चर की और चर्चा करूंगा आपसे। पिलर्स बनाने का सिस्टम होगा, डोम का सिस्टम होगा, डोम यानी गुंबद बनाने का सिस्टम होगा। डोम होता क्या है, एक तरह से एक वक्राकार छत होती है, जैसे आपने ताजमहल में देखा होगा, जैसे आपने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, बिरला मंदिर जिसको कहते हैं, उसका डोम आपने देखा होगा। छत जो है दैट इज कॉल्ड डोम यानी गुंबद। मेहराब एक तरह का दरवाजा होता है। बेसिकली अगर मैं आपको इसको ऐसे दिखाऊं तो दिस इज कॉल्ड मेहराब, ये दरवाजा टाइप का। जब हम गुंबद की बात करते हैं तो गुंबद ये है। अलग अलग प्रकार के हैं। रोमन गुंबद अलग है, गोथिक गुंबद अलग है। अगर आप हमारे देश में भी अगर आप गोवा में जाएं तो वहां पर आपको गोथिक गुंबद मिलेगा। जब आप ताजमहल में जाएं तो वहां पर आपको मुगल गुंबद मिलेगा। जब आप मध्य एशिया में जाएं तो आपको तातारी गुंबद मिलेगा, सल्जूकी गुंबद मिलेगा। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर सब जगह डेवलप हुए। दिस इज पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और सिविल इंजीनियरिंग इन लोगों ने रोमन साम्राज्य के अंतर्गत डेवलप की थी। अब ऑक्टेवियन के बाद के जो लोग थे वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इनकी तरह नहीं थे। तो धीरे धीरे ये साम्राज्य कमजोर हुआ। एक नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, अक्सर खूब भारत में भी उसकी हम बात करते हैं, और रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। ये लाइन आप लोगों ने खूब सुनी होगी। कैसे बंसी बजा रहा था, क्या बोलना चाहते हो आप? क्या ये हिस्टोरियन बोलना क्या चाहते हैं? बंसी बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, इसका मीनिंग यह है कि रोम में क्राइसिस थी।
दरअसल अकाल पड़ा था, जनता त्राही त्राही कर रही थी और ये विलासिता में अपना टाइम लगाता था और खर्चा करता था। उसने उस वक्त स्टेडियम के स्टेडियम बनवाए, उसने इत्र की पूरी कैनाल बनवा ली। भारत में जब ताजमहल बन रहा था तो कुछ इतिहासकारों ने बोला है कि दक्षिण में अकाल पड़ रहा था, शाहजहां ने 9 करोड़ रुपए उस जमाने में ताजमहल बनाने में लगा दिए। लेकिन आप सब जानते हैं ताजमहल उसके बावजूद हमारी विरासत है। तो लग्जरी और रियलिटी, इन दो बिंदुओं के केंद्र में नीरो फंस गया। ये इस तरह इनकी तरह का पावरफुल नहीं था, न वो जूलियस सीजर था न ऑक्टेवियन था, इसलिए उसके नाम के साथ ये लोकोक्ति सी बन गई एक कि बंसी बजा रहा था, वो बांसुरी बजा रहा था। यहां तक कि हमारी विधानसभाओं में और हमारे संसद में भी इस बात को लेकर बात की जाती है और ये लाइन बोली जाती है, उसका बैकग्राउंड नहीं जानता कोई, लेकिन हम बोल देते हैं। ओके, यहां पर जो बाद के शासक हुए, इन बाद के शासकों में निरंतर एक नाम हम 4वीं शताब्दी के व्यक्ति का लेंगे, उसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का शहर जिस व्यक्ति ने बसाया, उस व्यक्ति का नाम है कंस्टेंटाइन। नाम लिखना है पहले उसका, फिर उसके शहर का नाम। कंस्टेंटाइन राजा का नाम है, 4वीं शताब्दी ईसवी में। आगे आ गए हम लोग। अब इस व्यक्ति ने एक शहर बसाया टर्की में, पूर्वी क्षेत्र में, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया, जिसको हिंदी की किताबों में या उर्दू की किताबों में कंस्तुंतुनिया लिखा हुआ है। ये वही जगह है। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल बन गया, कंस्टेंटिनोपल यानी कंस्तुंतुनिया। अर्थात इसके टाइम में भी साम्राज्य बहुत फैल गया। ये पहला व्यक्ति है, पहला शासक है जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। आप देखिए 300 साल बीत चुके हैं जीसस के बाद के, अभी तक क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी फैली नहीं है, बल्कि ये लोग जहां जाते हैं इनके खिलाफ हिंसा होती थी, इनके खिलाफ एट्रोसिटीज होती थी। तो यहां पर कंस्टेंटाइन ने व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले क्या अपनाया? ईसाइयत को अपनाया। थियोडोनस नाम का एक राजा हुआ उसके बाद, उसने यहां के क्रिश्चियनिटी को अपना राजधर्म बना लिया। क्रिश्चियनिटी को राजधर्म बना लिया, यानी पहली बार उसी व्यक्ति ने राजधर्म बनाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार यूरोप के इतिहास में अलग अलग देशों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया और धीरे धीरे यूरोप को क्रिश्चियनडम भी कहा जाने लगा। यूरोप को क्रिश्चियनडम भी कहा जाने लगा, अर्थात ईसाइयों का देश या ईसाइयों का साम्राज्य। और यूरोप पूरे उसी में रंग गया। और साथ में जो मध्यकाल हम देखते हैं, एक बड़ा फेमस नाम आता है उसका, एक संत थे ऑगस्टाइन, आपने अगर नाम सुना हो, ऑगस्टाइन, ऑगस्टीन उच्चारण करेंगे या ऑगस्टाइन उच्चारण करेंगे। इन्होंने एक सिटी ऑफ गॉड नाम की किताब लिखी है, ये अक्सर पूछी जाती है, सिटी ऑफ गॉड। इसमें इन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा है, क्रिश्चियनिटी के प्रसार के बारे में लिखा है, पाप पुण्य के बारे में लिखा है, स्वर्ग नरक के बारे में लिखा है। बड़ी एक तरह की धार्मिक किताब है ये, लेकिन ये इस काल के, पूरे मध्यकाल के सबसे लोकप्रिय लेखक रहे ईसाइयों में। अब धीरे धीरे एक बात और आई, जब मैंने आपको थियोडोसिस की बात की थी, उसके समय में रोमन साम्राज्य दो भागों में बंट गया। एक को हम पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं, एक को हम पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहते हैं। जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसका जो केंद्र बना वो कंस्टेंटिनोपल बन गया। और अभी मैंने चर्चा की थी बेंजेंटाइन साम्राज्य, इसी पूर्वी रोमन साम्राज्य को बेंजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था। इसी क्रम में ये जो वेस्टर्न साम्राज्य है इसको पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहा जाता था। ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य लगभग 5वीं शताब्दी के बाद इसका अंत हो गया, लेकिन ये 15वीं शताब्दी तक चलता रहा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो रोमन संस्कृति और रोमन सिविलाइजेशन है उसका प्रसार हम 1000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक देख रहे हैं।
लगभग 2500 साल तक इस रोमन संस्कृति का, रोमन सिविलाइजेशन का विस्तार और स्पान हमको दिखाई देता है। ये बात ये सिद्ध करती है इतना बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं था। भारत के इतिहास में कहा गया है कि हमारे यहाँ पर सातवाहनों का सबसे बड़ा लंबा शासनकाल रहा। जब हम पुराणों की बात करते हैं तो वहां पर शब्द आता है कि 300 सालों तक शासन किया किसने? सातवाहन ने। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि संस्कृति का फैलाव बहुत लंबा है। हालांकि यह विस्तार डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आया, अलग अलग परंपराएं डेवलप होती चली गई, लेकिन मूल परंपराएं, मूल नाम सब जगह सेम रहा। इस प्रकार से इसके हम पॉलिटिकल पार्ट को हमने किया है। अब हम थोड़ा सा इसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं, प्रश्नों पे बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं कि कमीशंस में, यूपीएससी और पीएससीज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यूनिवर्सिटीज में ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्ट्रक्चर में कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं। वन बाय वन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रोमन सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार, पहला प्रश्न बना कि कौन सा इतिहासकार नहीं था, हिस्टोरियन कौन सा इनमें से नहीं था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया पॉलिबियस इतिहासकार था, लिवी इतिहासकार था, टेसियस इतिहासकार था, गैलन इतिहासकार नहीं है, लेकिन यह चिकित्सा का पिता है, यह एक चिकित्सा शास्त्री था, इसलिए इसका नाम चिकित्सा के साथ जोड़ा जाएगा। हिपोक्रेटस एक शब्द आता है, जो व्यक्ति सबसे पहला चिकित्सक था वो ग्रीक के अंतर्गत आता है। यहां हमारे पास गैलन है, तो एक प्रश्न ये डायरेक्ट हो गया। इनमें से प्रश्न इस रूप में भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार था, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 सही है। प्रश्न का पैटर्न बदल गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक तरह के कुछ और क्वेश्चन देख ले। जो रोमन की धार्मिक संस्कृति थी, देवी देवता उनके यहां थे, उन देवी देवताओं का जिक्र किस रूप में आता है? सबसे इंपॉर्टेंट देवता, यहां हम सूची 1 और सूची 2 बना देंगे इसको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहां पर लिखेंगे देवता का नाम, कैसा देवता था, कौन देवता था, और यहां पे देखेंगे उसका संबंध किस चीज से था, किस चीज का देवता था। तो वन बाय वन जो यहां पर जुपिटर है, यह सर्वोच्च देवता है, सबसे महत्वपूर्ण देवता है। जैसे उनके यहां ग्रीक सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि वहां पर जीएस सबसे बड़ा देवता है। आपको याद होगा भारतीय संस्कृति में जब हम बात करते हैं तो हमारे यहां इंद्र की बात करते हैं कि इंद्र देवताओं का राजा था, तो यह जुपिटर जो है देवताओं का राजा है, यह यहां टच हो जाएगा। मार्स जो है वो युद्ध का देवता है। भारत में वैदिक संस्कृति में इंद्र युद्ध का देवता भी है। जब हम जूनो की बात करते हैं, जूनो इनकी पत्नी है, ये स्वर्ग या आकाश की देवी है, स्वर्ग या आकाश की देवी है। और वीनस प्रेम का देवता है। यह एक सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न बना। इसके उपरांत एक आध प्रश्न और देख सकते हैं हम। जब हम रोमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे बहुत से साहित्यकारों की चर्चा आती है, बहुत से लेखकों की चर्चा आती है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि प्लिनी की बात भी आती है, जस्टिन की बात भी आती है। एक कवि था वर्जिल। तो एक सवाल तो यहां पे ये बनेगा कि वर्जिल किस सभ्यता का कवि था, तो आंसर होगा क्या? रोमन सिविलाइजेशन। एक सवाल ये बनेगा कि वर्जिल किस राजा के काल का कवि था, तो उसका आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, ऑगस्टस। ऑगस्टस के काल का कवि है। अब तीसरा सवाल है जो कि थोड़ा कठिन है। एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनते हैं कभी भी। फैक्ट्स ले लीजिए, उसके आधार पर क्वेश्चंस आप अलग अलग फ्रेम कर सकते हैं। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि यह क्वेश्चन भी 2 फॉर्म में बनेगा। निम्नलिखित में से वर्जिल की कौन सी रचना नहीं है? वर्जिल एक कवि है और बड़ा फेमस कवि है। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी रचना नहीं है? 1, 2, 3 ये उसकी रचनाएं हैं, जबकि चौथी उसकी रचना नहीं है। अगर ये इस फॉर्म में पूछा जाए कि कौन सी उसकी रचना है, तब आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम महाभारत और रामायण की बात करते हैं, वहां किसी हीरो के बारे में जिक्र है।
जब हम पश्चिम की सभ्यता में बात करते हैं ग्रीक में, तो वहाँ पर इलियड एंड ओडिसी की चर्चा आती है। एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम उसमें आता है, वो है चाहे उसको आप जीएस कह लीजिए, चाहे उसको आप एक्लीज कह लीजिए। एक्लीज एक नाम आता है जो बहुत बड़ा योद्धा था, जिसकी ट्रॉय वाली स्टोरी जिस पे फिल्म भी बनी हुई है। तो इसी तरह से इनीड नाम का एक ग्रंथ लिखा गया, उसमें भी एक सेम वही ग्रीक परंपरा अपनाई गई है। इसमें भी योद्धाओं का वर्णन है। रोमन जो कल्चर था उसमें सेना और सैन्य तंत्र, सैन्य तत्व, इसकी प्रधानता थी। इस प्रकार से रोमन में हमें विज्ञान भी दिखाई देता है, रोमन में हमें अलग अलग प्रकार की तकनीकें भी दिखाई देती हैं वन बाय वन। जैसे कि मैं आपको थोड़ा आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये तो सीनेट है, ये यहाँ के एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ये यहाँ का स्लेव ट्रेड है। देखिए, इनके यहाँ दास थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। उनके लोग जब हमारे यहाँ आए तो कहते हैं कि हमने भारत में दास नहीं देखे, जबकि हमारे सब ग्रंथों में लिखा है कि हमारे यहाँ दास थे। इसका मतलब उनके यहाँ दासत्व का जो सिस्टम था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि दासों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। भारत में अधिकार थे, 9 प्रकार के दास, 15 प्रकार के दास, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख आते हैं, चाहे हम कौटिल्य की बात करें, चाहे हम स्मृति ग्रंथों की बात करें। तो यहां पर ये दासों की चर्चा आती है। एक बात आती है, जैसे हम लोगों ने, मैंने शुरू में चर्चा की थी, ग्लैडिएटर। एक कोलेजियम नाम के अखाड़े होते थे, स्टेडियम होते थे, जहां पर इस तरह के गेम्स किए जाते थे। और वहां उन्हीं में हमको ग्लैडिएटर, जो एक प्रकार का योद्धा होता था, उसका भी हमें जिक्र आता है, जो कि एक आदमी 10 आदमियों से लड़ेगा, एक आदमी 2 शेरों के साथ लड़ेगा, और उसका मरना तय है, उसको मरना ही है। ये जो मूवी आई थी, इसका हीरो जो ग्लैडिएटर बना है, उसकी 18 हड्डी टूटी हैं शूटिंग के दौरान। व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कितना काम रहा होगा। ये वहां का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है, हाउस होल्ड्स। ये मैं सैनिक के बारे में पहले बता चुका हूं। ये देखिए उनका डोम सिस्टम है, ये इनका ये मेहराब है, आर्चेस। ये आर्चेस उन्होंने डेवलप किया। ये डोम है, आप दूर तक देखिए, इसको आपको दिखाई दे रहा होगा, डोम सिस्टम है इनका। पार्थेनन नाम का एक इनका मंदिर का स्ट्रक्चर है। ये अक्सर पूछा जाता है, पार्थेनन, पार्थेनन क्या था इनका? एक प्रकार का मंदिर का स्ट्रक्चर है। और यहां पर चाहे हम रोमा देवी, जो रोम की देवी थी, रोमा देवी है, यहां पर खुद इस ऑगस्टस का मंदिर भी बना हुआ है, या भीतर का इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो रोमन ट्रेडिशन था, ये एक क्लासिकल रोमन है। जो रोमन ट्रेडिशन था, विचारधारा के आधार पर भी आगे यूरोप के इतिहास में चलता रहा, दुनिया के इतिहास में चलता रहा। इसमें चाहे हम पोइट्री की बात करें, चाहे हम इसमें थॉट्स की बात करें, चाहे हम इसमें दार्शनिक चिंतन की बात करें, इसके बारे में यहां पे चर्चा आती है। ये सारी दार्शनिक विचारधाराएं हैं जो आगे तक चलती रही। ये वहां के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये युद्धों के स्वरूप हैं, वॉर कैसे लड़े जाते थे, वॉर किस तरह से होते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैलिक सिस्टम हुआ करता था, वो ग्रीक्स के साथ हुआ करता था, और उसी सिस्टम को इन लोगों ने बाद में अपनाया। ये सारे राजाओं के चित्र हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।